बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। बरेली दर्पण इस वक्त आजमगढ़ के गोपालपुर के बिलरियागंज में है। बरेली दर्पण लगातार लोगों से बात कर रहा है, जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है किस किस तरह का माहौल है, जो वोटर्स हैं वो क्या सोचकर, किन मुद्दों को सोचकर वोट कर रहे हैं। हमने जगह जगह बात की। आज हम कुछ खास स्पेशल पैनलिस्ट हैं हमारे साथ में, कुछ समाजवादी पार्टी के जो है कहा जाए ओहदेदार हैं और कुछ कहा जाए राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं सबकी मुलाकात करा देता हूं, सबका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। अब्दुल हसीब जामई साहब हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। जी, और आप हैं कलीम जामई साहब जो समाजवादी पार्टी के ओहदेदार हैं। मैं उनसे जानूंगा उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। अब्दुल आरिफ साहब हैं, आरिफ नसीम साहब हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। और डॉक्टर शाहनवाज साहब हैं। मैं बात करना चाहता हूं, 6 चरण के मतदान कहा जाए तकरीबन होने को हैं। मैं राजनीतिक तौर पर, विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे भी पूछूंगा कि क्या इस वक्त का क्या माहौल है, किस तरह से रहा है, और ख़ास तौर से कहा जाए कि गोपालपुर में और जो आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें उनमें किस तरह का माहौल है। देखा जाए पिछली बार की अगर हम बात करें तो 5 जो है समाजवादी पार्टी के पास जो सीटें थी, 4 बहुजन समाज पार्टी के पास और 1 जो है बीजेपी ने जीती थी। 4 समाजवादी, 5 बहुजन और 1 जो थे बीजेपी ने जीती थी। लेकिन अब किस तरह का माहौल है, क्या लोग बदलाव चाहते हैं? क्योंकि आजमगढ़ में जिस तरह से देखा जाए आज के वक्त में एक समाजवादी पार्टी का एक बड़ा माहौल है। मैं कहूँ उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो एक माहौल तो कहीं ना कहीं नजर आता है बदलाव का, और बदलाव की तरफ अगर बात आती है तो लोगों की नजर समाजवादी पार्टी पर है। क्या वाकई अगर हम ये सोचते हैं जो हमने देखा है वही है या फिर कुछ और है? मैं सबसे पहले बात कहूँ, मैं अब्दुल हसीब साहब, मैं आप ही से बात करूंगा क्योंकि 6ठे चरण का मतदान में थोड़ा सा ही वक्त बचा है, खत्म होने वाला है। अब तक का विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, ऐसा है कि आज का जो है 6ठे चरण का जो चुनाव हुआ है 10 इजला के 57 सीटों पे हुआ है। अगर हम 2017 की बात करें तो 46 सीट जो है भाजपा जीती थी, 2 उनके इत्तेहादी जीते थे, 2 समाजवादी ने जीता था, 5 बसपा ने जीता था, 1 कांग्रेस ने जीता था। और पिछली मर्तबा अभी जैसे ये पहले चरण से लेकर के अभी तक हम 6वें चरण में हैं। अब जो बात आती है, अब जो समाजवादी और भाजपा दोनों के इत्तेहादियों के इम्तिहान का वक्त है जी। अगर इससे पहले जो 2017 में भाजपा के इत्तेहादी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य थे, राजभर जी थे, ये लोग इस वक्त सपा में आ गए हैं। तो जाहिर है जो 37 पॉइंट समथिंग वोट पाए थे पिछली मर्तबा इस 57 सीटों में भाजपा ने जो तो जाहिर है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी योगदान था, राजभर का भी योगदान था। अब ये लोग इधर आ गए हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ये लोग भी आ गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर इनके इत्यादि समाजवादी के इत्यादि चाहे राजभर हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे रामाचल राजभर हों, ये तमाम लोग अपने बिरादरियों पे सक्षम रहे वोट कन्वर्ट कराने में, तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि समाजवादी भरपूर तरीके से भारी है। लेकिन अगर ये लोग अपनी बिरादरियों का वोट कन्वर्ट नहीं करा पाए तो ये कहा जा सकता है कि ये तजब्जुब का मामला है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के इत्यादि संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल सही से काम करती हैं, अपनी बिरादरियों का सही से वोट भाजपा में कन्वर्ट करा देती हैं, तो ये कहा जा सकता है कि वो भी कांटे की टक्कर में हैं, इससे कोई बैद नहीं है। और रही बात आजमगढ़ की, तो ये 3 बिरादरियों पे डिपेंड है, यादव, मुस्लिम, दलित, ये सबसे बड़ा समीकरण है। अब उस तरीके की जो सीटों का समीकरण है, जैसे गोपालपुर की बात करें, यादव बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन जब मुसलमान उस पे जब चढ़ते हैं तो 1 नंबर पे आती है। अगर दलित दूसरे नंबर पे हैं, जब दलित के साथ भरपूर मुसलमान जब चढ़ते हैं तो वो पहले नंबर पे आती है। ये डिपेंड करता है। और राजभर है, अब ये डिपेंड करता है कि नफीस साहब इससे पहले एमएलए थे, अब ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनका जो गुड़ागड़ित है यादव बाहुल्य है, उनका यादव का वोट उनके साथ आता है, मुसलमान का वोट चढ़ता है, यहाँ से एमआईएम भी है, वो भी 4-5 हजार की महंगी नहीं है। और प्लस राजभर इनके साथ है, राजभर पूरा वोट अगर कन्वर्ट करा देते हैं तो मुसलमान जो लेक ऑफ हो रहा है वो उससे कवर करके नफीस साहब सेफ हो रहे हैं। लेकिन राजभर अगर थोड़ा बहुत बाकी
मुसलमान ज्यादा अगर बाकी AIM और अगर यादव चूंकि बसपा कैंडिडेट यादव है जी। वो भी कुछ न कुछ अपना ब्लॉक प्रमुख भी है उनकी वाइफ वो कुछ कहीं ना कहीं असरअंदाज होंगे। अगर सही से समीकरण बैठ गया तो नफीस बिल्कुल सेफ है। राजभर कुछ फूटे, कुछ यादव फूटे, मुसलमान फूटे और दलित का जो मामला है, दलित 20% वोट कभी अपने उससे हटता नहीं है। आप पूरी तारीख उठा के देख लें, 20% उसका रहता है। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर राजभर साथ दे दिए, मुसलमान साथ दे दिए भरपूर तरीके से, यादव तो नफीस एकदम सेफ है, अच्छे मार्जिन से वोट जीतेंगे। राजभर अगर गड़बड़ किए, यादव कुछ फूटे, मुसलमान फूटे, तो ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर हो जाएगी, जीत हार का मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। चलिए, बहरहाल राजभर के ऊपर कहते हैं कि अगर किस तरफ जाता है किस तरह, लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो सबसे, अगर मैं गोपालपुर की बात करूं तो यहाँ पर सबसे बड़ा वोटर के तौर पर यादव वोटर है। सेकंड पोजीशन पर अगर देखा जाए तो दलित वोटर है और थर्ड पोजीशन पर कहा जाए कि मुस्लिम वोटर है, बाकी और भी वोटर है, जिस तरह से बताया जा रहा है। क्योंकि यादव जो है बीएसपी से भी है यादव, तो जी अब ऐसे में यादव वोट किधर जा रहा है ये सोचने की बात है। बहरहाल मैं इस चीज पर मैं जानूंगा कि क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर्स का रुझान किस तरफ लग रहा है। दरअसल हसीब भाई ने जो बताया जातिगत समीकरण से पूरा इलेक्शन, तो जातिगत समीकरण से हट करके मैं बात करूं, पिछले 7 साल केंद्र की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का जो आम जनमानस के लिए रवैया रहा है, उस नज़रिए से आप अगर देखें तो मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान क्या बल्कि उत्तर प्रदेश के जितने भी नागरिक हैं सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से परेशान हैं। और मैं जब देखता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि हर आदमी चेंजिंग चाहता है जी। यहाँ पर बिल्कुल सही बात है हसीब भाई की कि जातिगत समीकरण को अगर आप सामने रखें तो गोपालपुर विधानसभा में सबसे पहले नंबर पर यादव है, दूसरे पर सबसे पहले नंबर पर एससी है। जी यादव है नहीं, गोपालपुर में हाँ, सबसे पहले नंबर पर यादव है, दूसरे पर एससी है, तीसरे पर मुस्लिम है जी। और अगर आप यादव प्लस मुस्लिम को प्लस कर दे रहे हैं, चूंकि पिछले चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें ये समझ में आया है कि मुस्लिम ब्लाइंडली समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि मुस्लिम बाहुल्य जो पोलिंग्स हैं उसमें जो पोलिंग का परसेंटेज है वो भी कहीं ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। आप मुरादाबाद देख लीजिए, कैराना की पोलिंग देख लीजिए, रामपुर की पोलिंग देख लीजिए। मगर जो ये मॉब चला है मुस्लिम का, मेरे कई जानने वाले लोग चुनाव लड़ रहे थे, जब उनसे मैंने बात किया तो पता ये पड़ा कि उनके सगे जो लोग थे वो ये सुनने को तैयार नहीं थे कि उनको वोट दें, समाजवादी पार्टी से हट करके दूसरी पार्टियों से, जो मेरे अपने जानने वाले चुनाव लड़ रहे थे। तो कुल मिला जुला करके मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता चेंजिंग चाहती है। वो ऊब चुकी है जिन्ना से, पाकिस्तान से, मुसलमान से, घर वापसी से, लब जिहाद से। चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, डेवलपमेंट की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात जो मौजूदा हुकूमत है वो किसी कीमत पे करने को तैयार नहीं है। और बड़ी बात यह है कि इन्होंने पोलराइजेशन करने की भरपूर कोशिश की और खुशी इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इनकी बातों को नकारा है और आने वाले 10 तारीख को मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। चलिए, बदलाव चाहती है जनता, ऐसा माना जा रहा है। मुस्लिम वोटर तो जहां पर भी हम जाते हैं एक तरफा नजर आता है। अभी जिस तरह से बात की गई कि वोट का बंटवारा हो सकता है, यादव बहुजन समाज पार्टी में भी जो है उम्मीदवार हैं, और कहा जाए कि मुस्लिम वोटर के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर नफीस साहब हैं, और मुस्लिम वोटर क्योंकि समाजवादी पार्टी को ही जाता है। यादव वोटर एक बड़ा वोटर है यहाँ पर, मुस्लिम वोटर थर्ड नंबर पर आता है। क्या लगता है कितनी मजबूत है सीट यहाँ की, अगर गोपालपुर की बात करूँ मैं? जिले की सबसे नंबर 1 की मजबूत सीट है। अच्छा, यहाँ पर जो समीकरण चुनाव का है वो लगातार पिछले समीकरण को उठाकर देख लीजिए। यहाँ पर काजी कलीमुर रहमान साहब यहाँ के विधायक हुए, हाफिज इरशाद साहब एक बार विधायक हुए, मरहूम वसीम साहब पूर्व मंत्री जी वो 2 बार यहाँ से विधायक रहे, फिर नफीस साहब एक बार विधायक हैं और अब की बार भी विधायक इंशाल्लाह वो होंगे। इसलिए जो यहाँ पे जो भी समीकरण है वो बिल्कुल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और फिर ये सीट चूंकि हालात ऐसे प्रदेश के बन गए हैं कि हर आदमी त्रस्त है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, जो छात्र हैं, महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, सारे के सारे लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। इनके यहाँ विकास का कोई एजेंडा नहीं है
और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब जितने दिन मुख्यमंत्री रहे, वो पूरे प्रदेश की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में वो एक विकास का रोल मॉडल बनकर के उभरे थे। उनके पास एक प्लानिंग थी, एक विकास का एजेंडा था। उस एजेंडे को अधूरा, वो उस समय अधूरा रह गया था। इस समय उस एजेंडे को पूरा करने के लिए और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता एकदम तैयार हो गई है। यही की बात मैं नहीं करता, आजमगढ़ में तो 10 की 10 सीट जा रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। इससे पहले आप देखते आ रहे होंगे, आपके पूरे क्षेत्र में, उधर बरेली हो चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका हो, और इधर जो चुनाव चल रहा है और आज का भी चुनाव आप देखेंगे कि लगातार जो सूचनाएं आ रही हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ रही हैं। इससे ये लगता है कि इस मर्तबा यहाँ की 10 सीट से लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने तक बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शाहनवाज साहब से भी मैं बात करना चाहूँगा। आजमगढ़ के ही बारे में बात करूँ, कहते हैं कि 10 की 10 सीटें आ रही हैं, लेकिन अगर मैं आजमगढ़ की 10 सीटों की बात करूं तो कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जो इन 7 सालों में मैं समझता हूं हल होने चाहिए थी, लेकिन 5 सालों में, माफ़ कीजिएगा, 2017 से 22 तक में बीजेपी की सरकार रही, जो नहीं हुए और लोग जो है कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। देखिए, नाराज़गी का ये होता है कि किसी की कोई ज़ाती नाराज़गी नहीं है। ये इत्तेफाक होते हैं कुछ चीज़ों को जिसकी वजह से सरकारी जो मशीनरी होती है उसकी पोल खुल जाती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है तालीम और सेहत, 2 चीज़ें होती हैं। और आपने देखा कि जब ये बीमारी एक आई, कोरोना की बीमारी आई, तो उसमें सेहती मराकज़ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उसमें सरकार की पोल खुल गई कि सरकार के पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है भी थोड़ा बहुत, जो पिछली सरकारों ने बनाए थे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, उसको भी इन्होंने फुल्ली, मतलब आज़ादाना तौर पे काम करने नहीं दिया। एक तरह से ऐसा था कि लोगों को लगा, आवाम को लगा कि सरकार हमारी ये चाहती है कि आवाम मर रही मरे, लेकिन हमारे ऊपर किसी तरह का बोझ ना पड़े। ये भी ऐसा देखने में लगा। फिर उसी कोरोना की वजह से तालीमी मराकज़ बंद हो गए, यानी स्कूल कॉलेज बंद हो गए, और सारी चीज़ें होती रहीं, चाहे बिहार का इलेक्शन हो, बंगाल का इलेक्शन हो, सारे इलेक्शन होते रहे, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद रहे। तो बच्चों की तालीम के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया। तो जो दो अहम चीज़ें होती हैं आवाम की, तालीम और सेहत, इन दोनों चीज़ों से लोगों ने ये देखा कि ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ें, पढ़ के आगे बढ़ें, फिर उनको रोज़गार मिले। तो रोज़गार देने की पोजीशन में नहीं है, इस वजह से उनको चाहते हैं कि ये पढ़े ही नहीं, जाहिल रहें, ताकि वो रोज़गार की डिमांड करें। रोज़गार इस वजह से देने, जो भी हमारे पास सरकारी कंपनियां थी, जो भी इस तरह की चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को उन्होंने बेच दिया। और उस बेचने का असर, जैसे कोई बोलता नहीं, कैसे हमको तकलीफ हो तो आप नहीं बोलते हैं, उस बेचने का असर ये हुआ कि अभी एयर इंडिया बेच दिया उन्होंने। जब बेचा उन्होंने तब हमको तकलीफ नहीं हुई। जैसे ही हमारे 2 लाख बच्चे यूक्रेन में फंसे, तब हमको एहसास हुआ कि एयर इंडिया बेचने से कितना बड़ा नुकसान हुआ, कि हम अपने उन बच्चों को ला नहीं सकते। उन बच्चों की मौत भी हो रही है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जिस बच्चे का देहांत हुआ उससे हमारी बात हुई है। मतलब इस तरह के मरे हुए बच्चे से लोग बात करने की बात करते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि किस चीज़ों का नुकसान हुआ, ये इन सारी चीज़ों का नुकसान हुआ जो अखिलेश यादव की सरकार या पिछली जो भी सरकार है, नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार ने ही काम किया, तो उससे पहले जो सरकार थी उसने भी विकास पे काम किए थे। जो विकास का काम किया था उसी पे ठप रहा विकास। उसके बाद इन्होंने उसमें किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की, बल्कि इन्होंने कहा गड्ढा मुक्त सड़क, और आप देख रहे हैं कि सड़क गड्ढा मुक्त नहीं, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क कहीं दिखाई नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क कहीं नहीं दिखाई देती। बीजेपी कहती है कि हमने रोजगार दिया, नौजवान परेशान है, सड़क पर है। हाँ तक आपने कहा कि यहाँ पर बात जो आती है, हमारी जब बात हो रही थी, भले हमने इस वीडियो में बात नहीं हुई, हमने सवाल नहीं किए कि सांड वाले मुद्दे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए, कहते हैं कि हमने अनाज दिया है, हमने जो है रोजगार भी देने की बात करते हैं बीजेपी वाले, और कहते हैं, अच्छा आम जनता कहती है महंगाई बढ़ गई, महंगाई ने हमको तोड़ दिया है। इसका असर आम जनता की नज़र में है, या जो अनाज दे रहे हैं, क्या उन गरीबों पर इसका असर पड़ने वाला है? क्या वो वोटर बदल सकता है, उसी तरह बीजेपी की सोच सकता है क्या? देखिए, 2-4% की हम बात नहीं कर सकते। और आप लाभार्थी वोटों की बात जो कर रहे हैं, तो लाभार्थी वोट, अगर ये सेंट्रल की स्कीमें तो पूरे हिंदुस्तान के लिए हैं, यूपी के लिए तो कोई खास है नहीं। 2019 में जो 17 करोड़ जो है लाभार्थी वोट मिले थे इनको, और 2019 में 26 करोड़ के करीब वोट मिले। तो मतलब ये कि लाभार्थी वोटों की जो है, जो राशन वालों के 5 करोड़ का इजाफा हुआ। लेकिन उस चीज़ को अगर मद्देनजर रखते हुए हम राजस्थान चले जाएं, छत्तीसगढ़ में अगर चले जाएं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे भी फुल बहुमत से जीतना चाहिए था। जो राशन का जो मामला आप बता रहे हैं, तो वहाँ पे क्यों हार गई?
और रही बात अभी आप छुट्टे सांड की बात कर रहे हैं, जो ये मुद्दा उठाए थे, जो कानून बनाए थे गांव के गाय के ऊपर भाजपा ने, वो उल्टा पड़ गया है। अब पूरे सांड जो है, छुट्टा जो है, घूम के फसलें तबाह कर दे रहे हैं। किसका नुकसान हो रहा है? क्या वो सांड ये देख रहे हैं क्या कि ये भाजपा के लोगों का खेत है या सपा के लोगों का खेत है या MIM वालों का खेत? किसका खेत है? किसानों का खेत है ना। और अगर आपने कानून बनाया था तो उसको सही तरीके से पालन पोषण करते, अब इसका इंतजाम करें। आप खुद देखिए PM को आखिर में आके बोलना पड़ा कि ये भी एक मसला हम नहीं जानते थे, 10 तारीख के बाद इसका इंतजाम किया जाएगा। और बाकी रोजी रोजगार की बात है, तालीम की बात है, सेहत की बात है, बिल्कुल किसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने समाज के लोगों को बढ़ा करके उनसे करवाने की बात सोचता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सारी चीजें अपने समाज के नेताओं के थ्रू लेना चाह रहा है। ये इस वजह से मैं वो जाति समीकरण की बात कर रहा हूँ। बहरहाल जिस तरह से देखा जाए, आजमगढ़ की बात की जाए, जिस तरह से मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात की, उस तरह से देखा जाए कहते हैं कि 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं। अब हम जिस तरफ भी जाते हैं, महंगाई सबसे बड़ी समस्या आती है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या आती है। खासतौर से अगर हम यहाँ आजमगढ़ की बात करें तो जातीय समीकरण पर बहुत बड़ा जीत और हार देखी जाती है। और ख़ासतौर से अगर मैं यहाँ पर गोपालपुर की बात करूँ तो यहाँ पर भी जिस तरह से सामने आई है बात, नफीस साहब जो हैं मजबूत कैंडिडेट हैं और कहा जाए क्योंकि यहाँ के विधायक भी हैं, लेकिन किस तरफ पाला जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। बहरहाल हम और कहीं भी चलेंगे और भी लोगों से जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह का माहौल है। हम सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। दोस्तों, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अरे आवा आरिफ भाई।